अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अपने जहाज़ के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने वाले जहांगीर तरीन पर मुसीबतें टलने का नाम नहीं ले रही। अब मज़ीद उन पर मुकदमात FIA ने दर्ज कर लिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, ना जाने क्या क्या, एक लंबी फहरिस्त इल्ज़ामात की उन पर इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। और दूसरा फ़ैसला भी जहांगीर तरीन साहब को मुसीबत में मज़ीद मुब्तला करने के लिए वफाकी हुकूमत ने किया है। और वो फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है, और वो ये है कि इंडिया से चीनी दरामद करने का फ़ैसला कर लिया है। हमाद अज़हर जिन्होंने अभी चार्ज संभाला, कल ही उनका नोटिफिकेशन हुआ था वज़ारत ख़ज़ाना का, वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के बाद उन्होंने आज ECC की पहली मीटिंग को चेयर किया, सदारत की, और उसके बाद उन्होंने 3 बड़े फ़ैसले किए। एक, पेट्रोल की कीमत कम की। दूसरा, चीनी और कपास, यानी ये 2 फ़ैसले, चीनी और कपास इंडिया से दरामद करने का फ़ैसला किया गया। भारत, इंडिया, हमारा अज़ली दुश्मन जिसको हम कहते हैं, वहाँ से अब चीनी और कपास आएगी। माजी में भी तिजारत होती रही है, और जो अमन के दाई हैं, अमन के खां हैं, वो तो हमेशा कहते हैं कि जनाब अमन का रास्ता जो है तिजारत से ही निकलेगा, और दुनिया ने ये साबित भी किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अब इमरान ख़ान हुकूमत जो है वो मोदी को हिटलर, ना जाने क्या क्या ख़िताब दिया करती थी। पहले तो आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने मोदी साहब के साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी उनके दूसरे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान, कि अगर नरेंद्र मोदी जो है वो जीत कर आएंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और मोदी जीत के आने के बाद कश्मीर तो हड़प कर गया, चबा गया, और अभी तक कश्मीर में ना जाने कितने 100 दिन हो गए, 600-700 दिन से ज़्यादा वहाँ पर कश्मीर जो है वो एक जेल बना हुआ है, पूरी की पूरी वादी, और वहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो कैदी बने हुए हैं, और वहाँ पर सब कुछ सबके नज़रों में है। दुनिया देख रही है कि वहाँ पर किस तरह इंडियन हुकूमत और इंडियन फ़ौज बर्बरियत बर्पा किए हुए। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने नरेंद्र मोदी साहब, जिनके लिए दुआएं की थी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था कि वो जीत कर आएंगे तो उसके बाद जनाब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो जब उन्होंने कश्मीर में बर्बरियत बढ़ा दी तो फिर इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि जनाब ये तो हिटलर हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि RSS का नज़रिया क्या है, वगैरह वगैरह। बहरहाल अभी भी वही मोदी हैं इंडिया में बैठे हुए। उस मोदी साहब ने ख़त लिखा था हमें 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म साहब को यौम पाकिस्तान पर उन्होंने मुबारकबाद दी थी, और जवाबी ख़त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लिखा। यही होता है, यही सफारतकारी का उसूल है, आदाब है कि अगर आप दुश्मन मुल्क की सही, लेकिन अगर वहाँ से कोई जेस्चर आता है तो आप अगर अमन के ख़्वाह हैं तो आपको बेहतर जवाब देना चाहिए। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब, अगर ये कोई और हुकूमत करती और इमरान ख़ान साहब अपोजिशन में होते तो फिर उनका रवैया, उनका लहजा कोई और होता। तो बहरहाल अब भी अपोजिशन में इमरान ख़ान साहब को बता तो रही है कि जनाब आप कल क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं, और किस तरह आप मोदी साहब को मिस कॉलें देते थे, वो आपके जवाब नहीं देते थे बहरहाल, और अब आप क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आज का मौजू है चीनी और कपास। मुझे एक आम सा आदमी हूँ इस मामले में, जो होती है मईशत और ये वो इस पर, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आम आदमी को भी पता होती हैं, जितनी उतनी मुझे भी पता है। लिहाजा जब ये ख़बर आई थी तो आपको याद होगा, इस खबर से पहले मैंने जो एक व्लॉग किया था जब हफीज़ शेख साहब को निकाला गया था, और उससे पहले भी वफाकी काबीना के इजलासों के अंदर की कहानियाँ मैं आपको बताता रहा हूँ कि वहाँ पर किस मामले को लेकर गर्मा गर्मी होती रही है। वफाकी काबीना इमरान ख़ान की पॉलिसी को तनकीद करने वालों का फोकस क्या था? ज़राअत, चाहे वो नदीम अफजल चंद थे, चाहे राजा रियाज थे, चाहे फवाद चौधरी थे, चाहे जो भी थे, जो भी अंदर काबीना के अंदर बैठ के अपने वज़ारत ख़ज़ाना की पॉलिसियों की या अपनी मुआशी टीम की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे थे, उनका फोकस होता था कि यार हम अपने किसान को क्यों मार रहे हैं, हम अपने किसान को कुछ क्यों नहीं दे रहे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आ रही है। एक तो ये है कि जो अब ECC का जो फ़ैसला है, ज़ाहिर है अब चीनी की हमारे पास किल्लत है या चीनी की किल्लत पैदा की गई है, जिस तरह शुगर मिलों को घेरा गया है। शुगर मिल्स जहांगीर तरीन साहब कसूरवार हैं, नहीं है, FIA जाने की सारा कुछ तहकीकात होगी, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में चीनी का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। मैंने जब आखिरी जो अपना व्लॉग था मेरा इस इशू पर, जिसमें मैंने कहा था कि चीनी जो है वो पीर मंगल से पाकिस्तान में गायब हो जाएगी, नहीं नज़र आएगी, या महंगी हो जाएगी, और बहुत महंगी हो जाएगी। उसकी वजह ये थी कि जो सट्टेबाजी के इल्ज़ामात या 2 नंबरी के इल्ज़ामात या फ्रॉड वगैरह के इल्ज़ामात आयद करके, चीनी स्टॉक करने के इल्ज़ामात आयद करके, जो चीनी शुगर मिल्स और मार्केट के जो सप्लाई चेन थी, वो शुगर मिल्स का कहना था कि वो तोड़ दी गई है। जो डीलर्स थे उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर लिए गए, वो भाग गए, ये हुए वो और इधर उधर हो गए, और चीनी जो उठाकर
जो मार्केट में लाते हैं डीलर्स, वो अब चीनी उठाने को तैयार नहीं है। और हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि जनाब हम खुद चीनी उठाएंगे डिप्टी कमिश्नर और एसीज़ के ज़रिए, और 50 बोरियों से ज़्यादा कोई भी डीलर चीनी नहीं मार्केट में ले आएगा। तो वो एक चीज़ ज़ाहिर है ऑब्वियस थी, सामने नज़र आ रही थी कि जब सप्लाई चेन ही टूट रही है तो फिर चीनी का मसला तो बढ़ेगा। लेकिन खैर वो मामला तो अपनी जगह चल ही रहा था। तो यहाँ पर अब फैसला हुआ कि जनाब चीनी जो है 5 लाख टन मज़ीद वो इंडिया से दरामद की जाएगी। पहले कुछ और मुल्कों से दरामद की जाती थी, गंदम तक हम दरामद करते रहे। और मैंने आपको गुजारिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़ा सीना तान के कह रहे थे कि हम पहले गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, अब हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब अभी भी यही हालत है जनाब, हम अब कॉटन भी इंपोर्ट करेंगे, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम हैं ज़रई मुल्क। असल जो मुद्दा है वो जो मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ कि एक दो पॉलिसी है इस हुकूमत की। एक, ना जाने क्यों ये हुकूमत शुगर इंडस्ट्री के दुआले हो गई है, पीछे पड़ गई है। इस हुकूमत की या किसी और की सोची समझी एक राय है कि जो शुगर ट्राइकॉन है ये पाकिस्तान की सियासत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या पाकिस्तान की सियासत से पैसा बनाकर, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कहते रहे कई बार कि पैसा बनाकर फिर शुगर इंडस्ट्री लगाते हैं। और शरीफ ख़ानदान, तरीन ख़ानदान, या फिर पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब का ख़ानदान, इनके लिए कहा जाता है। और बाकी भी फिर खुसरो बख्तियार है हो गए, दूसरे वो जो हैं छोटे मोटे और भी जो हैं, वो वैसे तो वो एक टीवी चैनल वाले भी हैं, वो भी शुगर में इन्वेस्टमेंट का, उनके भी शुगर मिले हैं। तो बहरहाल तो ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक किया जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्री को जो बिठाया जाए, ये जो बड़े शुगर ट्राइकॉन्स हैं इनका ख़ात्मा किया जाए और इसको तोड़ा जाए, इनकी कमर तोड़ी जाए। तो बुनियादी तौर पर कमर तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें की जा रही थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कमर जो टूट रही है वो जहांगीर तरीन साहब की टूट रही है। उसके पीछे जहांगीर तरीन साहब जो कहते हैं कि उनके खिलाफ़ आज़म खान और शहजाद अकबर साहब साजिशें कर रहे हैं, और वो साजिशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले ये किया कि उन पर वो जो कुछ अर्सा पहले उन तहकीकात शुगर कमीशन बना, वहाँ पे तहकीकात हुई, उसके बाद मुकदमे बनते रहे। अब दोबारा FIA ने मुकदमे बना लिए जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादे अली तरीन। 3 अरब रुपए से ज़्यादा का स्कीम बनाया उनके ऊपर, जिसमें फ्रॉड भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, और एक जो दिवालिया कंपनी थी उसके नाम पर पैसों की ट्रांजेक्शन वगैरह, ना जाने क्या एक लंबी फहरिस्त है। तो वो सारा कुछ किया है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे यूँ लग रहा है, और कुछ जो मैंने पता करने की कोशिश की जहांगीर तरीन साहब के करीबी लोगों से कि क्या हो रहा है, तो उनके ख़्याल में ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था पीछे, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे हफीज़ शेख से, तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का कोई ना कोई किरदार था हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दिलवाने में, या वो जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनका कोई किरदार था। आपको याद होगा तरीन साहब गए थे फैसलाबाद, वहाँ पर राजा रियाज और दूसरे लोग जो थे उन्होंने उनसे पूछा था कि हमने क्या करना है, तो उन्होंने वहाँ पर ये तो मैसेज दे दिया था कि जनाब आपने हफीज़ शेख साहब हमारे दोस्त हैं तो उनके लिए आप वोट करना है। लेकिन ख़बरें ये चली थी कि तरीन साहब ने जहाज़ निकाल लिया है, ये तासुर दिया गया था PTI की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो इस सेनेट के इंतखाबात में जहाज़ निकाल कर हफीज़ शेख के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए निकल पड़े हुए हैं। और मैंने गुजारिश की थी कि नहीं, वो मुखालफत करें ना करें, लेकिन वो हिमायत नहीं, वो कैंपेन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन साहब के करीबी ज़राए का ख्याल है कि कहीं ना कहीं अब की FIR से इस मामले का भी ताल्लुक़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके मुखालफिन के साथ मिल गए हैं, लिहाजा इनके साथ बाकी जो रह गया हिसाब है वो पूरा करो। तो हिसाब पूरा करने के चक्कर में वो ये कर रहे हैं। लेकिन असल जो मामला है, उसके अलावा जो मामला है, चीनी आप इंडिया से दरामद कर रहे हैं, इंडिया में से जो चीनी आएगी उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट, या कहीं से भी दरामद कर लें, उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा काश्तकार जो है, जो दिन रात मेहनत करके फसलें उगाता है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गंदम हो, चाहे वो कपास हो, वो बेचारा डिमोरलाइज हो जाता है। वो कंगाल तो हो चुका हुआ है ना बिल्कुल। पाकिस्तान का किसान सबसे ख़ासतौर पर पंजाब का किसान बेचारा तो पिस रहा है कि उसको किसी फसल की कीमत नहीं मिलती। आलू लाकर वो यहाँ पर सड़कों पर, मॉल रोड पर आलू ट्रकों के नीचे दे देते हैं, बैठे रहते हैं। गंदम की कीमत 1820 रुपये, हातिम ताई की कब्र को लात मारी जनाब। आज हमाद अज़हर साहब ने कहा 1820 रुपये होगा। और साथ ही सिंध में, पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध, पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पर 2000 रुपये में है गंदम। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट करके उस पर अरबों रुपये लगा रहे हैं, लेकिन किसान को देकर राज़ी नहीं है।
मैंने गुजारिश की थी कि काबीना के इजलासों में मुसलसल जो है कुछ मुआवनीन वज़रा और पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को MNAs अपने साथ करीबी जो साथी हैं वो कहते रहे कि खान साहब कपास का कोई कीमत मुकर्रर कर लें, कपास का जो किसान है वो पिसता जा रहा है। लेकिन रज़ाक दाऊद साहब और दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके अपने मफाद थे इस इंडस्ट्री में, कपास की कीमत कोई सरकारी रेट मुकर्रर ना होने पर उन्होंने कीमत बढ़ने ही नहीं दी। शेख रशीद साहब मुखालफत करते रहे, ना जाने किसके कहने पे मुखालफत कर रहे, गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ने पर, कपास की सपोर्ट प्राइस या कपास की प्राइस बढ़ने पर वो मुखालफत करते रहे। नतीजा क्या हुआ, गंदम हमारे यहाँ आधी पैदा हुई, 50% कम गंदम कपास 50% कम पैदा हुई। और अब आप क्या कर रहे हैं जनाब, 5 अपना इंडिया से आप फैसला कर लिया कि आपने इंडिया से, क्योंकि वहाँ सस्ती है कपास तो आप वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो इंडिया में तो सस्ती होगी, वहाँ पर तो किसान को सब्सिडी दी जाती है, बिजली पर सब्सिडी है, पानी पर सब्सिडी है, वहाँ पर टैक्सेस बहुत कम हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर एक हुकूमत ने फैसिलिटेट किया हुआ है किसान को। तो इसी वजह से हमारा किसान जब इंडिया के साथ हमारे अगर मामला ठीक होते बेचारा डर जाता है कि आलू वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से टमाटर वहाँ से आ जाएगा, प्याज वहाँ से आ जाएगा, उनको सस्ता पड़ता है। और हमारा ताजिर, उसको तो ताजिर को तो पैसा कमाना है और ताजिर का इसमें कसूर भी नहीं है। अगर एक चीज़ पाकिस्तान में 10 रुपये की लागत से बनती है, वो मार्केट में आते आते उसकी कीमत 15 रुपये हो जाती है, और साथ ही सरहद पार अमृतसर से आप बॉर्डर से वाघा से आप मंगवा लेते, वो आपको पाकिस्तानी 5 रुपये या 6 रुपये या 7 रुपये में पड़ती है, और वो बेचनी आपने अपने उसी कीमत में, जिसी कीमत में पाकिस्तान में जो उसकी होनी चाहिए। यानी वो हिसाब किताब लगाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान में इसकी पैदावारी लागत के बाद ये कितने में इसको किया जाए, बेचा जाए, फ़रोख्त किया जाए। तो बेचता तो ताजिर फिर उसी पर है। तो ताजिर क्या करता है, ताजिर तो सारा कुछ उधर देख लेता है। अब क्या है जनाब, कपास जो है वो कह रहे हैं, अहमद अजहर साहब ने कहा वहाँ सस्ती है इसीलिए वहाँ से मंगवा रहे हैं। अब वही अगर आप लोग जो उस पर अखराजात करेंगे, चीनी पर, कपास पर, गंदम पर, वो 2 रुपये अगर अपने किसान को दे देंगे तो क्या जाएगा, क्या मौत पड़ जाती है। लेकिन नहीं देना, क्योंकि बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बहरहाल एक तो ये है कि जनाब एक मसला इमरान खान साहब की हुकूमत का है कि शुगर इंडस्ट्री को बिठाना है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में से पैसा कमाकर नवाज़ शरीफ का, उनका ख्याल है नवाज़ शरीफ ख़ानदान सियासत में लगाता है। शुगर इंडस्ट्री से पैसा कमाकर आसिफ जरदारी का ख़ानदान जो है वो सियासत में लगाता है। शुगर इंडस्ट्री में पैसा कमाकर जो मुझे हुकूमत में ले आया जहांगीर तरीन साहब, वो मेरे मुकाबले में किसी और के साथ भी जा सकता है, क्योंकि जुनूबी पंजाब महाज वाला मामला जो है वो कभी कभी यूँ सिग्नलिंग होती है कि वो एकदम छलांग लगाकर PTI से निकल सकता है। वो कल भी मैंने गुजारिश की थी। तो खान साहब को ये है कि यार ये दोबारा कोई सर ना उठाएं, और वो जहाज़ अगर जहांगीर तरीन साहब का अभी तो चल नहीं रहा, अभी तो अपने काम शाम के लिए चल रहा है, तो अगर ये जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उसी तरह किसी के लिए उड़ पड़ा जिस तरह मेरे लिए उड़ता रहा है, तो फिर मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो जहाज़ उड़े तो ज़रा हिसाब किताब बराबर कर लो। तो जहांगीर तरीन साहब की मुसीबतें उसी जहाज़ की वजह से दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिस जहाज़ में वो इलेक्टेबल्स भर भर के लाया करते थे, बनी गाला भर भर कर लाया करते थे, ज़मान पार्क भर भर कर वो इमरान खान साहब को स्ट्रेंथन करते थे, और उसके बाद जो बच गए थे और आज़ाद जीते थे तो उनको जो MNAs को और MPAs को भर भर कर वो ले आकर उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। तो खान साहब को तो पता है कि शुगर के पैसे में कितनी ताकत है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि ना होगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी ख़त्म कर दो शुगर इंडस्ट्री को। और ये मैं आपको शुगर इंडस्ट्री को ख़त्म करना, कमज़ोर करना, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिस पर काफ़ी अरसे से काम चल रहा है। और उसके पीछे सिर्फ यही है कि सियासी घराने जो हैं इनको कमज़ोर करें और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, छोटे छोटे शुगर के कारखाने हों, और उसके पीछे अगर हमारी ज़राअत तबाह होती है तो होने दें, उसमें क्या है। खान साहब ने कौन सा पहले कोई शोबा जो है बाहर रखा है। तो बहरहाल अब ये जो पहली काबीना में जब चेंजेस के बाद जो एक छोटी सी खुशखबरी कौम को मिली है वो ये है, अहमद अजहर साहब ने वज़ीर बनने के बाद उन्होंने कहा है कि जनाब पेट्रोल जो है वो 1 रुपये 55 पैसे, हातिम ताई की कब्र को लात मारी है, बिल्कुल 1 रुपये 55 पैसे सस्ता किया है, और डीज़ल 3 रुपये सस्ता किया गया है। और आपको आप पता तो होगा ना, पिछले दिनों हर 15 दिन के बाद कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो रहा था। अब सस्ता करने पर आए हैं तो एक पैसा सस्ता कर रहे हैं, यानी देना है तो ज़रा प्रॉपर दे दो रिलीफ। तो बहरहाल एक तरफ से रिलीफ दिया है, दूसरी तरफ से किसानों के लिए एक बड़ी क्या कहते हैं, मौत की खबर है ये किसानों की ज़रूरी मईशत के लिए, कि जनाब आप अब पाकिस्तान के गन्ने को भी टके टोकरी कर देंगे, पाकिस्तान की कपास को की फसलें भी अब जो है नहीं होंगी, क्योंकि
हमारे साथ वाले मुल्क से हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए तो हमने सारा कुछ वहाँ से मंगाया करना है, और वहाँ की हुकूमत अपने किसानों को सब्सिडी देती रहती है। आजकल खैर वहाँ भी उन किसानों का भी हाल बुरा है, वो भी सारे के सारे दिल्ली का घेराव किए बैठे हैं, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी वहाँ का किसान पाकिस्तान के किसान की निस्बत बहुत सब्सिडी वाइज बहुत बेहतर पोजीशन में है। तो चलें जी, अब ये एक तो ये चीज़ें, अब सवाल जवाब, अपने मेहरबानों की कुछ बातें। ज़फ़र मसूद साहब हैं, ये जो हमारे दोस्त हमें सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, तनकीद करते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं, जिसका उनको बिल्कुल हक़ है, खुली तनकीद करें, अखलाक के दायरे में रहकर करें, कोई एतराज़ नहीं है। हम अपनी राय देते हैं, ख़बर देते हैं, उस ख़बर को कोई जिस भी एंगल से देखे उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसके बाद हमारी मिल्कियत नहीं रहती, वो हमारी बात पर हमारी प्रॉपर्टी नहीं रहती। ख़बर की हद तक तो जनाब ख़बर गलत हो जाते सहाफ़ी, वो तो वहाँ पर होता है कि जनाब ये ख़बर गलत हो गई, बाउंस हो गई। तज्ज़िया उस पर राय हो सकती है, सही गलत हो सकता है, तो उसमें बहरहाल। तो अब जनाब ज़फ़र मसूद साहब हैं, वो कहते हैं मेरे ख़्याल में लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े देने चाहिए, मगर मुझे यकीन है कि पीपीपी इस्तीफ़े नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी जी, पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया हुआ है। 5 अप्रैल का जो इजलास है सीईसी का, उसमें भी कवी इम्कान है, 90% इम्कान है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के हक़ में फ़ैसला नहीं करेगी। अगर किया भी तो ये होगा कि जनाब बिल्कुल आखिरी ऑप्शन के तौर पे, उससे पहले तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करें, उससे पहले लॉन्ग मार्च करें वगैरह वगैरह, जो भी करना है करके, उसके बाद आखिर में जब लगे कि यार अब बिल्कुल भी बस नहीं चल रहा, तो फिर ना खेडांगे ना खेडन देंगे करके इस्तीफ़े देकर फिर मैदान से बाहर आ जाएँ। लेकिन वो भी सोच समझ कर, उस पर भी कोई यकीन नहीं है कि पीपल्स पार्टी उस पर कायम रहेगी। लेकिन बात आपकी ठीक है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसकी पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कुछ और है, वो एक बार खा चुकी है ज़ख़म 1985 वाला, तो उसके बाद वो नहीं चाहती कि कोई पार्लियामेंट से या जो मैदान है उसको खाली छोड़ा जाए। और पीपल्स पार्टी की जो मर्ज़ी भी है ज़ाहिर है उनकी, लेकिन अब इत्तेहादियों का फ़ैसला है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है या नहीं चलना। ज़्यादा इम्कान ये है कि साथ लेकर चलेंगे। अच्छा जी, मदनी मलिक साहब हैं, वो कहते हैं कि हमाद अज़हर कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कप्तान काबीना में 3 बार रद्दोबदल करके क्या हासिल करना चाहते हैं? जी, हमाद अज़हर नहीं कामयाब होंगे। वजह ये है कि एक तो फ़ैसला जिस पर मैंने गुजारिशात कर ली कि भाई आप, पीपल्स पार्टी का ज़माना था 2008 का, आपको याद होगा उससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में गंदम नायाब हो गई थी, आटे पर लाइनें लगा करती थी। लाहौर और कराची में आटे की लाइनों में लोग मर गए थे बेचारे। वो जो होता है ना, भगदड़ होती है, तो ट्रकों पर आटा आता था तो लोग हमला करते थे। हमला क्या होता है, बेचारा हर कोई कोशिश करता है कि मैं ख़रीदूँ, ये आलम था। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक काम किया, कोई बड़ा कारनामा, कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, उन्होंने गंदम की प्राइस बढ़ा दी थी। उस वक्त जो थी उसको डबल कर दिया था, और उसी साल पाकिस्तान में गंदम बम्पर क्रॉप हो गई। और वो जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, तो वो उस फैसले की वजह से। और अब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में जो 2000 रुपये गंदम किया, तो उसके पीछे भी यही है। तो एक सूरत है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये चीज़ समझने की है। यहाँ पर जितना ज़राअत को आप फैसिलिटेट करेंगे, सब्सिडाइज़ करेंगे या ज़राई मईशत को आप उठाएंगे, उतना पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ये समझने की बात है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपने देखा ना 1820 रुपये, मतलब 20 रुपये बढ़ा दीजिए आप गंदम की सपोर्ट प्राइस, और तो ये 20-20 रुपये बढ़ाने से हमें आता सर क्यों कामयाब होंगे? नहीं हो सकते। और वजह यह है कि ऊपर इमरान खान साहब बैठे हैं, पॉलिसियाँ तो उनकी चल रही है ना, वज़ीर ख़ज़ाना जो मर्ज़ी हो, पॉलिसियाँ तो कप्तान की चलनी है। तो कप्तान की पॉलिसियों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वज़ीर ख़ज़ाना, नए वज़ीर ख़ज़ाना कामयाब हो सकें। वहाब आफरीदी साहब हैं जी, वो कहते हैं नवाज शरीफ की हटदर्मी की वजह से पीडीएम में दरार डाली गई। लॉन्ग मार्च से नथी इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नथी करके नवाज शरीफ ने इमरान खान को महफूज रास्ता देने की कोशिश की। ऊपर से मरीम नवाज़ ने अपोजिशन लीडर को सिलेक्टेड कहकर पीपीपी को इस्टेब्लिशमेंट के और नज़दीक कर दिया। नतीजा ये कि मरीम जाती उमरा में बीमार, मौलाना डेरा इस्माइल खान में बीमार और नवाज शरीफ लंदन में बीमार। पहली बात यह है कि जनाब किसी की बीमारी के साथ इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी कोई बच्चे नहीं, भी बच्चा जमात नहीं है, वो बहुत घाक सियासतदान है। आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उम्र बेशक थोड़ी है, लेकिन वो भी बड़ा नपेतुल इंसान है। तो ये नहीं है कि कोई मरीम नवाज़ ने सिलेक्टेड कह दिया तो पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब चली गई, नहीं। पीपल्स पार्टी अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब गई है तो सोच समझ कर गई है, वो बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि जनाब हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लिहाजा ये कहना कि मरीम के इल्ज़ाम की वजह, मरीम ने इल्ज़ाम लगाया इस वजह से उधर गए, नहीं। वो पहले भी पीपल्स पार्टी जो रास्ता लेना चाह रही है वो लड़ाई का रास्ता नहीं है, वो उनकी पॉलिटिक्स है। अब उससे कोई इख्तलाफ करे, कोई इनकार करे, हाँ ये ज़रूर है कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नथी करने के बाद
अपोजिशन की तहरीक को नुकसान हुआ, क्योंकि सबको पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी और लॉन्ग मार्च का फ़ैसला पहले हो चुका था, उसके साथ इस्तीफ़ों की शर्त नहीं थी। आखिरी वक्त में जो शर्त आई है तो उससे लॉन्ग मार्च रुका, लॉन्ग मार्च नहीं हुआ और पीडीएम में इख्तलाफात बढ़े और वो बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक हो गया कि जनाब वो अपोजिशन लीडर वाले मामले पे और ज़्यादा बढ़ गए। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी फिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब है या इस्टेब्लिशमेंट से दूर है। उसमें बहरहाल वो ये नहीं है कि मरीम नवाज़ ने कह दिया तो वो हो गए, नहीं। पीपल्स पार्टी प्रॉपर सोच समझ के, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने क्या करना है। पीडीएम की बाकी जमातों को शायद वो इतने क्लियर नहीं है, पीपल्स पार्टी बहुत हद तक क्लियर है कि उनका टारगेट क्या है और वो टारगेट कैसे अचीव होना है। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अचीव करना चाहती है या पीडीएम को इस्तेमाल करके पीडीएम को रहकर, लेकिन उनको पता है कि उनका टारगेट क्या है। तो ये नहीं है कि मरीम नवाज़ साहबा ने कह दिया तो फिर उन्होंने कर दिया। बाकी नवाज़ शरीफ साहब को, मौलाना साहब को, मरीम साहबा को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।